Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicem Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली ये भी क्लास हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, क्योंकि अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स ही चल रहा है जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की लिस्ट। आपको सभी को पता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की नाम। अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं हर एक एग्ज़ाम में हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 to 20 मार्क्स हर साल आता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 15 to 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये मार्क्स आपको लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तो ज़रूर ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होने के लिए ये वीडियो पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी के तरफ से हमारा जो शेड्यूल, जिसमें आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा IIT जैम एंड MSc एंट्रेंस की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे जुलाई महीना कंप्लीट हो चुका है और हमारा तीनों कोर्स मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड अगस्त महीना अभी चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अभी स्टार्ट हो चुका है। शायद EMT हमारा चंद्रशेखर बोस सर लेंगे और आगे भी ऐसे सितंबर महीने पर भी हमारा शेड्यूल कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अगर आप IIT जैम एंड MSc एंट्रेंस की सिलेबस 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं एंड IIT जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे क्रैश कोर्स भी आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। उसमें हमने पहले स्टार्ट किया था बेसिक ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर। ठीक है, जिसमें वो पोर्शन हमने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब कार्सोव लॉ भी हमने स्टार्ट कर दिए थे पिछले क्लास में। ठीक है, जिसमें हमारा KCL, KVL, मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस हमने स्टार्ट कर दिया था। अब कल तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए मुझे वो क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम था, इसलिए आपको हम नोडल एनालिसिस एंड KCL, KVL आज थोड़ा सा और रिकैप करवा देंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस क्लास में आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाने वाले हैं। हम आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा का पूरा सिलेबस का जो डिटेल्स है वो आपको पढ़वाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम एक क्लास की जगह 2 क्लास में भी हमारा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले एक बात, अब हम व्हाट्सएप के साथ टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप भी एक्टिव है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पर जाकर हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम की रिगार्डिंग तो आप हमारे ग्रुप पर क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड PYQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का जो सेकेंड पोर्शन है कार्सोव लॉ, और उसमें जो डिटेल्स था वो आज हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास हमारा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फिर से कार्सोव लॉ। ठीक है, जिसमें हमने कल पढ़ लिए थे कि KCL एंड KVL क्या होता है। KCL मतलब कार्सोव करंट लॉ एंड KVL का मतलब होता है हमारा कार्सोव वोल्टेज लॉ। तो KVL में क्या होता है? KVL में आपका एक सर्किट के अंदर टोटल जो वोल्टेज होता है वो आपको इक्वल टू 0 मिलता है। ठीक है, इससे आप क्या बता सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है उसका एनर्जी कॉन्जर्व्ड है। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि KVL का मतलब ये होता है एंड उसका टोटल जो करंट होता है वो हमें 0 मिलता है। ठीक है, तो ये 0 कैसे होता है तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर दोनों ड्राइंग दिया गया है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला ड्राइंग है आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये है आपका KVL का एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर V1 एक वोल्टेज सोर्स है, फिर R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 एक रेजिस्टेंस है, R3 और एक एलिमेंट, यहाँ पर V2 एक और वोल्टेज सोर्स, R4 वोल्टेज और
R4 रेजिस्टेंस, V3 आपका हो गया एक और वोल्टेज सोर्स, R5 एक रेजिस्टेंस एंड V4 एक वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर लेंगे, पहले आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन चूज कर लेंगे आपको जो आसानी हो, फिर आप एक करंट चूज कर लेंगे जो होगा आपका I। ठीक है, अब आपको डायरेक्शन चूज करना होगा बैटरी का, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ये करके आपका पूरा जो एलिमेंट्स है उनमें आपको ढूंढना होगा आपका जो डायरेक्शन एंड जो पॉजिटिव नेगेटिव साइड है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप चेक कर टोटल इसका वोल्टेज कैलकुलेशन करेंगे। तो सर इसका कैलकुलेशन कैसा होता है एक बार फिर से दिखा दीजिए। तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम ये जो V वोल्ट का बैटरी है यहाँ से स्टार्ट करें। तो हम क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। तो क्या होगा, पहले हमारा -V4 बैटरी जो है, फिर देखिए V1 बैटरी का हमें पहले माइनस साइन मिल रहा है तो -V1, फिर प्लस I करंट लिया है तो I R1, फिर क्या होगा प्लस I R2। अब बैटरी देखिए V2 हमारा क्या है, पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसलिए हम प्लस V2 कर देंगे, फिर प्लस I R3 प्लस I R4 देन -V3 एंड प्लस I R5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये तो एक वोल्टेज, ये भी वोल्टेज। अब IR1 मतलब जो हमारा ओहम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, तो मतलब ये भी आपका V1 हो गया, मतलब V'1, ये एक वोल्टेज दे रहा है आपको, ये भी आपको एक वोल्टेज दे रहा है, ये एक वोल्टेज, ये एक वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, एक इस सर्किट का वोल्टेज एलिमेंट ही है। तो अगर आप सारे वोल्टेज एलिमेंट को एक साथ ऐड कर देंगे तो आपको आखिर में कितना मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 0। ठीक है, तो सर इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें हर एक एलिमेंट का करंट या फिर कोई एलिमेंट का आप मान लो कि आपको वोल्टेज नहीं दिया गया है तो आप इससे उस एलिमेंट का वोल्टेज या फिर करंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा KVL का बात। अब KCL क्या है सर, KCL है हमारा किरचॉफ करंट लॉ। अब करंट की बात किया गया है तो करंट की बात मतलब समेशन ऑफ I हमारा 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हमारा कोई भी नोड ले ले, नोड या फिर जंक्शन, ठीक है, एक चीज गौर कीजिए कि जो KVL था उसमें हमने क्या कहा था कि हमारा जो सर्किट है उसमें टोटल वोल्टेज 0 आ रहा है, लेकिन KCL में हमने क्या कहा, आपको एक नोड या फिर जंक्शन कहा। ठीक है, तो सर नोड एंड जंक्शन क्या है, तो एक्चुअली नोड एंड जंक्शन वही होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा वायर एक साथ आके मिलता है। तो देखिए ये जो आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको N लिख ले। ठीक है, ये आपका नोड है। क्यों नोड है, अब देखिए इसमें ये I1 वाला वायर आके जुड़ा है, I2, I3, I4, मतलब 4 वायर एक साथ आकर इस पॉइंट पे मीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे मीट पॉइंट को हम कहेंगे नोड। ठीक है, तो सर नोड हमें पता चल गया, लेकिन इससे KCL कैसे हमें पता चलेगा। देखिए अब नोड में क्या हो रहा है, I1 करंट आ रहा है, I2 करंट भी आ रहा है एंड I3 करंट एंड I4 करंट दोनों बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप KCL यूज करें तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा -I1 -I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर ये -I1 -I2 I3 के आगे प्लस, ये कैसे हो गया, तो इसका होने का एक रूल है कि अगर आपका करंट कैसा हो, इनकमिंग करंट हो, इनकमिंग करंट, तो इनकमिंग करंट का मतलब अगर वो करंट नोड की तरफ आ रहा है तब हम क्या करेंगे, तब हम नेगेटिव साइन लेंगे। अगर हमारा करंट जो है वो आउट गोइंग हो, आउट गोइंग का मतलब नोड से बाहर की तरफ जा रहा हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए I2 एंड I1 क्या हो रहा है, ये नोड की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए हमने क्या किया, नेगेटिव साइन, तो -I1 एंड -I2। अब I3 एंड I4 क्या है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये आउट गोइंग है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, ये क्या है, ये तो आपका टोटल करंट हुआ ना,
जो आपका जो नोड आपने चूज किया है उसमें कितना करंट था, I1 I2 I3 I4, ये चारों ही करंट था। तो ये क्या हुआ, सारे करंट का समेशन, और वो क्या देगा आपको, KCL से पता है वो आपको 0 देगा। ठीक है, इससे आप और एक चीज देख सकते हैं कि आपको क्या मिला, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको गौर से देखें तो इससे आपको पता चल रहा है कि इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउट गोइंग करेंट। ठीक है, ये पता चल गया कि जितना करंट एक नोड पर आ रहा है उतना ही करंट वापस से उस नोड से चला जा रहा है। इसका मतलब नोड पे कोई भी करंट स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक KVL एंड KCL का जो नॉलेज आपको जरूरत है वो यहीं तक था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पिछले क्लास में भी आपको बताया था और इस क्लास में भी आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे एक आपको मज़ेदार क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 90 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, फिर एक 9 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस, 5 एम्पियर का करंट सोर्स एंड 6 ओम का एक और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख दिया है, देखिए एक साइड मेश एनालिसिस एंड एक तरफ नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चन है इसको दोनों तरीकों से करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कि कैसे हम एक क्वेश्चन को दोनों तरीकों से कर सकते हैं और कितना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए मेश एनालिसिस में क्या होता है, मेश एनालिसिस में हम पहले क्या करते हैं, एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। ये यहाँ पर आपको दिया गया है I1 एंड I2, ये दोनों डायरेक्शन। अब मेश एनालिसिस में आपको याद ही होगा कि हमने आपको कहा था कि जितना भी लूप हो, अगर आप कोई भी लूप के लिए क्लॉकवाइज ले रहे तो सारे लूप के लिए आपको क्लॉकवाइज लेना होगा। अगर किसी लूप के लिए एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपको सारे लूप के लिए एंटी क्लॉकवाइज ही लेना होगा। मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ये नहीं होगा, आपको अगर क्लॉकवाइज हो तो सारे क्लॉकवाइज हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो सारे एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चूज करना। ठीक है, अब देखिए ये बैटरी है, ये आपका नेगेटिव साइड है, ये आपका पॉजिटिव साइड है। अब ये रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है मिडिल में, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव साइड होगा, ये आपका नेगेटिव साइड होगा, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। और ये जो करंट सोर्स है, करंट कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। बैटरी में आप देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो इसमें भी ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमने सारा डायरेक्शन एंड जो हमारा लूप का क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज वो हमने चूज कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो लूप में जो था वो हमने अभी तक कर लिए। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर लूप वन के लिए हम पहले हमारा मेश एनालिसिस में KCL यूज करेंगे। अब मेश एनालिसिस आखिर में है क्या, मेश एनालिसिस आखिर में है आपका KVL प्लस ओहम्स लॉ। ठीक है, तो इसमें हम KVL भी यूज करेंगे और ओहम्स लॉ भी यूज करेंगे। अब लूप वन के लिए हम 9 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पहले -90। ठीक है, फिर क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस प्लस, इसमें करंट कितना हमने मान लिया I1, तो I1 R1 क्या है आपका 9 प्लस R2। अब R2 में देखिए ये मिडिल पॉइंट है, तो आपको कल ही बताया था कि इसमें क्या होगा, लूप वन के लिए I1 माइनस I2, ठीक है, इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, 9 प्लस 6 मतलब 15 I1 माइनस 6 I2 एंड -90 इक्वल टू 0। तो अगर हम दोनों तरफ से इसको 3 से डिवाइड कर दे तो क्या मिल रहा है, 5 I1 माइनस 2 I2 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया फॉर लूप वन। ठीक है, अब इनमें क्या क्या पार्ट हमारा अनकॉमन है, I1 एंड I2 को अनकॉमन है। अब देखिए हमारा लूप 2 के लिए, ठीक है, लूप 2 के लिए भी हम क्या करेंगे, हम KVL यूज करेंगे और KVL यूज करके हमें क्या मिलता है, I1 I2 मतलब करंट मिलता है।
तो देखिए ये जो आपका सेकेंड लूप है ये तो आपका लूप 2 है, ठीक है। तो सेकेंड लूप में आपको दिया ही है कि करंट कितना है 5 एम्पियर है। तो अब आपको अगर दिया ही गया है तो हम ढूंढें क्यों, तो हम सिर्फ इसको लिख देंगे 5 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं 5 एम्पियर, वेट अ सेकेंड। तो I2 आपको क्या मिल रहा है, I2 इक्वल टू 5 एम्पियर। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये 5 एम्पियर जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज़ है, अब देखिए आपने तो फास्ट सर्किट के क्या किया था, क्लॉकवाइज लिया था, तो इसके लिए भी आपको क्लॉकवाइज लेना होगा, जो है आपका I2 और ये I1 था, ठीक है। अब आपने चूज क्या है, आपने चूज किया है ये तो क्लॉकवाइज है, मतलब I2 आपको आपका क्लॉकवाइज घूमना था। लेकिन अगर 5 एम्पियर जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में वो कैसा घूम रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन चूज किया है ये उसका उल्टा हो घूम रहा है। तो इसीलिए हम I2 को क्या लेंगे, इसीलिए हम I2 को लेंगे -5 एम्पियर, ठीक है। समझ में आ गया क्यों -5 एम्पियर लिया, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन था क्लॉकवाइज उसमें I2 उल्टा घूम रहा है, इसलिए I2 का हम -5 एम्पियर ले लें, ठीक है। तो अब I2 का वैल्यू आ गया, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिल रहा है हमें, 5I1 -2I2 की जगह -5 हो जाएगा, माइनस ये 3 से डिवाइड होके 30 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर दिया 30, तो ये क्या होगा -30 इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या देगा 5I1 + 10 -30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो I1 आपको क्या मिला, I1 हमें मिल गया 30 - 10 डिवाइडेड बाई 5, जो है हमारा 4 एम्पियर। तो I1 I2 तो आपको मिल गया, ठीक है। तो I1 क्या था, ये I1 I2। अब I1 सर कौन सा वाला था, वेट अ सेकेंड, ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये वाला, ये है आपका I1। ये जो आपका करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है ये है I2। और ये जो बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है सर, ये बीच का वायर का करंट कितना होगा, इसको हम लिखेंगे I3। तो चलिए I3 हम निकाल लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो I3 क्या था हमारा, ये देखिए ये था आपका बीच का जो रेजिस्टेंस था कितना 6 ओम का। तो इसके लिए हमने क्या किया था I1 - I2 लिखे थे, तो चलिए वहां से ही हम लिख लेंगे। तो हमारा I3 क्या होगा, I3 है हमारा I1 - I2। तो आपको क्या मिलेगा I1 फिर से हमने क्यों लिख दिया, चलिए इस I1 आपका क्या मिला आपको, I1 तो हमें मिला 4 एम्पियर, तो 4 माइनस, अब I2 कितना है आपका -5 है एम्पियर, तो आपको आखिर में कितना मिला 9 एम्पियर। तो इसका मतलब हमारा डायरेक्शन क्या हुआ टोटल सर्किट में, कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से हमारा 4 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से हमारा 5 एम्पियर करंट आ रहा है, एंड नीचे चला जा रहा है 4 + 5 9 एम्पियर करंट, ठीक है। तो मेश एनालिसिस आपको पता चल गया कि हम कैसे कर सकते हैं। कि पहले हम क्या कर लिए, पहले हमने डायरेक्शन चूज किया, फिर हमने उसमें पॉजिटिव नेगेटिव किया, फिर हमने KVL यूज किया, एंड उसके बाद इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका इजी इसीलिए हो गया क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये 5 एम्पियर दिया गया था, I2 का वैल्यू दिया गया था, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। अगर नहीं दिया गया था तो फिर आपको इसके लिए एक और इक्वेशन आता, अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ता, फिर आपको I1 एंड I2 मिलता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था आपको करने के लिए। तो मेश एनालिसिस हमसे हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम नोडल एनालिसिस करें। तो इसके लिए हम इस ड्राइंग को फिर से क्लियर कर ले, क्योंकि ये तो मेश एनालिसिस से जाम हो गया, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ये प्लस क्यों नहीं रह रहा, ठीक है, ये जो क्या। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे नोडल एनालिसिस। अब नोडल एनालिसिस में आपका क्या था, आपका पहले नोड एंड प्रिंसिपल नोड ढूंढना था। अब देखिए नोड कौन सा होता है, अगर कोई पॉइंट पे दोनों वायर आकर मीट करे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नोड कहते हैं।
तो कौन सा वाला पॉइंट, ये देखिए VA पॉइंट भी एक नोड है, VB पॉइंट भी एक नोड है एंड VC भी हमारा एक नोड है, क्योंकि यहाँ पर 3 वायर आके जुड़ रहा है। लेकिन प्रिंसिपल नोड कौन सा है, जिसमें 2 से ज़्यादा हमारा वायर आके जुड़ जाए। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल नोड, ठीक है। अब प्रिंसिपल नोड का वोल्टेज हम क्या लेंगे, यहाँ पर VC दिया गया है तो VC रहने दे, अब VC से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मान लीजिए इसका वोल्टेज है VC, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम क्या करने वाले हैं, हर एक वायर को ग्राउंड करने वाले हैं। ये वाला वायर को भी ग्राउंड कर देंगे, ये वाला वायर को भी ग्राउंड कर देंगे, और आखिर में आपको क्या मिलेगा, आखिर में हमारा जो सर्किट मिलेगा वो कुछ इस तरीका कि यहाँ पर आपका VC करंट है, यहाँ पर आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका करंट जो है 5 एम्पियर का, ये ग्राउंड हो चुका है। फिर यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी आके ग्राउंड हो चुका है। एंड यहाँ पर एक 9 ओम का रेजिस्टेंस, 90 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स, एंड ये भी आके ग्राउंड हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल गया नोडल एनालिसिस से। तो अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड। नोडल एनालिसिस आखिर में क्या होता है, KCL प्लस ओहम्स लॉ, यही होता है आपका। तो चलिए कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये है आपका I1, ये है आपका I2 एंड ये है आपका जो हमने पिछले मेश एनालिसिस में किया था उसको ही रख देते तो आपको देखने में आसानी होगा। तो मिडिल का था हमारा I3 एंड दोनों साइड जो है वो I1 एंड I2। तो चलिए अब हम KCL यूज करेंगे, अप्लाइंग KCL। तो KCL में क्या होता है, हमारा टोटल करंट का समेशन। तो I क्या देगा आपको, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I क्या होता है, I तो होता है हमारा V/R। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, VC है, तो पहले लिख दे VC। अब यहाँ पर देखिए 90 वोल्ट है। अब 90 वोल्ट मतलब नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये -90 हो जाएगा, क्योंकि करंट है हमारा इनकमिंग, ठीक है। तो VC -90 डिवाइडेड कितना होगा, जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 9, लास्ट क्या करेंगे VC। अब इसमें देखिए कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट ग्राउंड पे जुड़ गया। तो VC -0, मिडिल में रेजिस्टेंस अपना कितना है 6 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो दिया गया है 8 ओम का, लेकिन हमें यहाँ करंट भी तो दिया गया है 5 एम्पियर का। तो हम VC से क्यों निकाले, हम डायरेक्ट इसका करंट ही लिख देंगे, तो 5 एम्पियर लिख देंगे। लेकिन ये करंट कैसा है, ये इनकमिंग करंट है, और आपको बता ही चुके हैं कि अगर इनकमिंग हो तो माइनस होगा, अगर आउटगोइंग हो तो प्लस होगा। तो ये क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो -5 इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 6 VC माइनस 540 प्लस 9 VC माइनस 54 इंटू 5, तो 0 एंड 270 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। अब क्या करना होगा, 6 VC प्लस 9 VC आपको क्या मिलेगा, 15 VC इक्वल टू 540 और 270 आपको क्या देगा, 810। तो VC आपका क्या आ रहा है, 810 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, अगर कैलकुलेशन कर ले तो इसको 54 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए I1 क्या है, ये वाला टर्म, I3 ये I3 था एंड ये I2 था। तो ये I3 हो गया एंड ये तो आपका I2 हो गया। तो ये I2, ये आपका I3 एंड ये आपका I1। तो I1 आपका क्या आ रहा है, VC का वैल्यू पुट करने से I1 आपका क्या था, VC -90 डिवाइड बाई 9, तो 54 -90 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आपको क्या देगा, 36 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 4 एम्पियर देगा। I2 वो तो आपका 5 एम्पियर है ही। अब I3 आपको क्या देगा, VC जो है 54 डिवाइड बाई 9, ये आपको कितना देगा, सॉरी 6, यहाँ पर 6 था, तो 9 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है, I1 आ रहा है 4 एम्पियर, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर देखिए I1 किधर गया, I1 देखिए ये 4 एम्पियर, I2 कितना है -5 एम्पियर, I2 -5 एम्पियर।
I3 9 एम्पियर, I3 9 एम्पियर। तो देखिए आपका कौन सा स्टेप इजी है, देखिए नोडल एनालिसिस ही आपका इजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ही क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज, ना आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है, ना किसी चेंज होता है लूप, ये कुछ नहीं आपको करना होता। तो अगर आप देखें कि आप नोडल एनालिसिस से कर पा रहे हैं तो आप जरूर नोडल एनालिसिस पर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको डिस्क्रिप्शन से डिटेल्स में बताया, इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। जब आप इसको और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगा एंड बहुत ही जल्दी से जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें हमारा टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मेश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है, या दोनों में क्या डिफरेंस है एक सर्किट के लिए। लेकिन देखिए दोनों में ही हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है एक सर्किट, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा जो पिछला क्लास, उसमें हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर हम एक नए टॉपिक पे चले जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन कोई भी क्वेश्चन का आंसर अभी तक मुझे ग्रुप में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मुझे पता नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे तो हो गया, लेकिन अब बारी है आपको इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपका ही भला होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि 3 इसमें लूप था, ठीक है। आप होमवर्क तो नहीं दिए तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था और यहाँ पर आपका एक क्या था, करंट सोर्स था, वो था 40 मिली एम्पियर का, और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टर था, वो था आपका 100 ओम का। यहाँ पर आपका एक और रजिस्टर था जो था 200 का, यहाँ पर था आपका 50 का, और यहाँ पर और एक करंट सोर्स जो है ऊपर की तरफ, जो है आपका 10 मिली एम्पियर का, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया था। अब आपको क्या फाइंड करना था, I1 फाइंड करना था, जो इस तरीके से आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन में था फाइंड I1 क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, तो आपके इसमें नोट कौन सा है, ये एक नोट हो गया, ये दूसरा नोट, ये तीसरा नोट, और ये चौथा नोट। अब प्रिंसिपल नोट कौन कौन सा हुआ, ये भी एक प्रिंसिपल नोट है और ये भी एक प्रिंसिपल नोट हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही तीनों वायर आकर आपस में जुड़ रहा है, ठीक है। तो VA भी एक बार एक आपका हो गया प्रिंसिपल नोट एंड V भी हो गया आपका एक प्रिंसिपल नोट। लेकिन सर हमने तो अभी तक एक नोट के लिए, एक प्रिंसिपल नोट के लिए क्वेश्चन किया था, लेकिन आपने तो 2 प्रिंसिपल नोट दे दिया। तो अब हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले VA का सॉल्यूशन करेंगे, एक इक्वेशन आपको मिलेगा, फिर VB का कैलकुलेशन करेंगे तो और एक आपको इक्वेशन मिलेगा, एंड दोनों से आप VA एंड VB निकाल लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। पहले फॉर नोट A वी गेट, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, KCL। हमें तो KCL ही पता है नोडल एनालिसिस में। तो नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं हम, सम ऑफ करंट। तो इसमें क्या होगा, पहले देखिए, पहले जो इसमें आपका 40 मिली एम्पियर दिया गया है, तो ये कैसा करंट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इनकमिंग करंट है, तो ये आपका हो जाएगा -40। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक्स बता दूं, अगर आपका करंट जो है वो आपको दिया गया है मिली एम्पियर में, तो आप हमेशा रेजिस्टर को किलो ओम में ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। तो किलो ओम से ट्रांसफर करने से आपका क्या होगा, V आपका क्या होगा, V मतलब IR होता है। अगर I आपका मिली एम्पियर हो जाए एंड रेजिस्टेंस आपका किलो ओम हो जाए, मिली एम्पियर का मतलब क्या हुआ, एम्पियर इंटू 10⁻³ एंड ओम की किलो ओम मतलब ओम इंटू 10⁻³
तो दोनों आपको एम्पियर इंटू ओहम देगा, जो आपको एंड में वोल्ट यूनिट देगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो वो यूनिट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है एंड कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि क्वेश्चन में अगर मिली एम्पियर का क्वेश्चन दिया गया है, करंट सोर्स मिली एम्पियर में दिया गया है, तो ओहम को हमेशा किलो ओहम में ट्रांसफर कर लेना। ठीक है, तो ये पहले में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट हमें करंट दिया गया है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट 40 लिख देंगे, -40, क्योंकि ये इनकमिंग है। अब दूसरे लूप ये वाले लाइन के लिए, इसमें क्या होगा, इसमें तो हमारा क्या है VA। अब इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो VA -0। अब रेजिस्टेंस है 100 ओम। 100 ओम को अगर किलो ओम में ट्रांसफर करें तो हमें कितना देगा, 0.1 देगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ये VB वाला है, तो क्या करेंगे, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई, अब इसमें कितना रेजिस्टेंस है, 200 है, तो 200 मतलब 0.2 किलो ओम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, VA के लिए हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं एंड ये बीच वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए हम ये तीनों लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले, यहाँ से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.1 इंटू 0.2 इंटू -40 प्लस 0.2 VA प्लस 0.1 VA इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा -0.8 प्लस 0.2 ये प्लस 0.3 कर लेते हैं, 0.3 VA। ठीक है, और यहाँ पर एक VB तो था 0.1 VA एंड -0.1 VB इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लस 0.3 VA एंड -0.1 VB इक्वल टू 0। तो अगर हम दोनों साइड में 10 से मल्टीपल कर ले तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 3 VA माइनस VB इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, इसके लिए फॉर नोड A के लिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर नोड B, इससे हमें क्या मिलेगा, इसमें भी हम KCL यूज कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ये पहले वाले के लिए, अब देखिए इसमें 10 मिली एम्पियर दिया गया है, मतलब डायरेक्ट करंट ही आपको दिया गया है, लेकिन ये करंट कैसा है, ये इनकमिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे -10। फिर अब दूसरे लाइन के लिए, ये वाला लाइन के लिए, अब VB, इसमें देखिए कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, डायरेक्ट ग्राउंड होगा, ये तो आपको डायरेक्ट ग्राउंड होगा ना, ये हमने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि ये सारा जाकर ग्राउंड ही होता है। तो VB -0 डिवाइड बाई, अब 50 ओम है, 50 ओम को किलो ओम में ट्रांसफर करें तो हमें कितना मिलेगा, 0.05 प्लस, अब नेक्स्ट VB, इसके लिए ये लाइन के लिए ये कॉमन लाइन है, VB माइनस VA डिवाइड बाई 0.2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले तो हमें कितना मिलेगा, 0.05 इंटू 0.2 इंटू -10 प्लस VB इंटू 0.2 प्लस 0.05 VB माइनस VA इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब अगर 0.2 से हम दोनों साइड में 0.05 से अगर दोनों साइड में हम डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, 0.2 इंटू -10 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.05 VB प्लस यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, VB माइनस VA इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन हम स्किप कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 VB माइनस VA इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं, 5 VB माइनस VA माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन का कैलकुलेशन था ये इजी था, इसलिए हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, आप इसको नहीं छोड़ना, आप घर में पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके चेक कर लेना।
ठीक है। अब देखिए आपका दोनों इक्वेशन आपको मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, इससे VB एंड VA का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं 3VA माइनस VB इक्वल टू 8, और दूसरे इक्वेशन से 3 मल्टीपल करना होगा तो माइनस 3VA प्लस 15VB और इक्वल टू कितना मल्टीपल 6। तो ये आ गया। अगर हम इसका ऐड कर दें तो ये 3B 3A कट जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 14VB इक्वल टू 14। ठीक है, तो VB आपको क्या मिल रहा है, VB आपको मिल रहा है 14/14 इक्वल टू 1, और VA आपको क्या मिलेगा, अगर हम इस इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दे तो VA आपको क्या मिलेगा 5VB माइनस 2, जो आपको देगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 वोल्ट, ये 1 वोल्ट। तो VA एंड VB आपको मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना था, ये I1 फाइंड करना था, और I1 क्या है, ये VA एंड VB के बीच में करंट जो है वही तो I1 है, ये है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें कैसे हम I1 निकाल सकते हैं, तो I1 आपका आ जाएगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 0.2 से ये कौन सा वाला टर्म, ये वाला टर्म से आपको मिल जाएगा। तो अगर वैल्यू पुट कर दो क्या मिलेगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, ये 0.2 है, 0.2 तो 2/0.2 आपको मिल जाएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए ये कितना आसान तरीके से आपका हो गया। आप सिर्फ क्या किए, यहाँ पर A के लिए निकाल लिए, फिर B के लिए निकाल लिए, अब दोनों का इक्वेशन करके VA एंड VB निकाल लिया और यहाँ से I1 आ गया। लेकिन अगर आप इसको मेश एनालिसिस से करते तो क्या करना पड़ता, आपको ये लेना पड़ता I1, फिर ये लेना पड़ता I2, फिर ये लेना पड़ता I3, फिर आपको 3 इक्वेशन मिलते हैं। यहाँ पर आपको कितना इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिला। दोनों 2 इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा होता है 3 इक्वेशन सॉल्व करने से। तो अगर मेश एनालिसिस में जाते तो आपको 3 इक्वेशन मिलता, फिर आपको I1 I2 I3 ये सब फाइंड करना पड़ता, फिर यहाँ पर आपको I2 का वैल्यू से आपका कुछ आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसीलिए मेश एनालिसिस थोड़ा सा टाइम टेकन है, और एग्जाम में हमारा यही ध्यान रहेगा कि कितना हम टाइम बचा सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। अब आपको एक सर्किट दिया गया है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक सर्किट ऐसा दिया गया है, ठीक है, तो इसमें 3 लूप है। वेट, अरे आ जाना, यहाँ पर 3 लूप आपको दिया गया है। तो ये पहला लूप हो गया आपका, ये दूसरा एंड तीसरा लूप आपको हो गया। अब इसमें एलिमेंट क्या क्या दिया गया है, इसमें आपको एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, 12 वोल्ट। यहाँ पर आपका 6 K का मतलब 6 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर R ओम का आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर 2 मिली एम्पियर का एक करंट सोर्स दिया गया है जो नीचे की तरफ है, 2 मिली एम्पियर। यहाँ पर और एक बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपका 8 वोल्ट का। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो आपका है 3 किलो ओम का। ठीक है, और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जितना था वो यही था। अब इसमें आपका क्या करना होगा, फाइंड R, मतलब ये जो आपको रेजिस्टेंस दिया गया है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन एक मज़ेदार क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि वेट अ सेकेंड, क्योंकि आप देखिए इसमें नोड कितना है, ये एक नोड हो गया, ये भी एक नोड हो गया, ये भी एक नोड हो गया, एंड ये भी एक नोड हो गया। तो सर हमने जो पिछले क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, VA ले लिया था, इसको VB ले लिया था, और फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था।
तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पर देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर R0 है, ठीक है। तो R0 का मतलब क्या हो गया, R0 होने का मतलब यही है कि अगर इस साइड VA तो VV इक्वल टू VA हो जाएगा, तो ये V आपका VA होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपका दो प्रिंसिपल नोड के बीच में कोई भी रेजिस्टर ना हो तो आप दोनों प्रिंसिपल नोड का वोल्टेज एक ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, VA इक्वल टू 4 वोल्ट दिया गया था, ठीक है। VA का वैल्यू आपको 4 वोल्ट दिया गया था एंड आपको R फाइंड करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। पहला काम क्या होता है हमारा, इसको ग्राउंड करना पड़ता है, तो ग्राउंड कर लेंगे, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। तो हो गया हमारा ग्राउंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम KCL यूज कर लेंगे, ठीक है। तो KCL में क्या होता है, समेशन ऑफ I। तो फास्ट के लिए क्या होगा, VA। अब इसमें देखिए 12 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये करंट ऊपर की तरफ मतलब इनकमिंग करंट, तो ये हो जाएगा VA माइनस 12 डिवाइड बाई कितना 6K। अब 6K मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो आपका करंट आएगा ये क्या मिली एम्पियर में है, हाँ ये मिली एम्पियर में है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे ही हमें किलो ओम में करना ही था, तो किलो ओम में दे ही दिया है तो वो आसान हो गया। तो VA माइनस 12 डिवाइड बाई 6 प्लस, अब इस रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, VA इसमें तो कोई आपका वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई R। नेक्स्ट क्या होगा, VA, अब इसमें देखिए करंट सोर्स डायरेक्ट दिया है तो इसको हम 2 मिली एम्पियर लिख देंगे, तो इसको थोड़ा सा रख दें, इसका कैलकुलेशन कर ले। तो VA अब इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो ऊपर की तरफ मतलब इनकमिंग, तो VA माइनस 8 डिवाइड बाई, अब 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो 3 एंड ये 2 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है। अब ये कैसा है, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग का मतलब प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब कैलकुलेशन कर ले, इक्वल टू 0 होता है। अब BA आपको क्या दिया गया है, 4 दिया गया, तो वैल्यू पुट कर दें, 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई R प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 18 R इंटू माइनस 8 प्लस 18 इंटू 4 प्लस 6R इंटू यहाँ पर क्या होगा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर कैलकुलेशन कर लें आपको क्या मिल रहा है, माइनस 4 एंड 144, ठीक है, 144R, ठीक है क्या ये, हाँ ये ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 और 72, यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस होगा, सॉरी हमने प्लस लिख दिया, तो छोड़िए इसको काट ही देते हैं। तो माइनस 24R इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आखिर में आंसर क्या आ रहा है, 144 प्लस 24, तो माइनस 168R प्लस 72 इक्वल टू 0। तो R क्या हो गया आपका 72 डिवाइडेड बाई 168, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ये कोई इंटीजर नहीं दे रहा है, तो क्या होगा VA माइनस 12, हाँ सही है। अब डिवाइडेड बाई 6 4R, ठीक है, VA माइनस 0 बाई R, ठीक है। हमारा VA माइनस आपका 8 है वो भी ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारा 2 मिली एम्पियर का जो सोर्स है वो हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया, तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ से 4/2। अगर हम इसको अलग अलग से कर ले तो क्या अलग आंसर आएगा, तो 4 माइनस 12 हमें क्या देगा, माइनस 8 डिवाइड बाई 6, फिर जो आपको देता है इसका माइनस 4/3, और I2 में आपका कितना मिलेगा 4/R, I3 में 4 माइनस 8 मतलब माइनस 4/3, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों का
कर दे -4/3 प्लस 4/r एंड वेट अ सेकेंड, यहाँ पर एक +2 भी था ना, इसीलिए कन्फ्यूजन लग रहा है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या था, एक +2 भी था हमारा। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं हम, इसीलिए मेरा आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा था कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। तो 4 - 8/3 + 2 = 0। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 18r इंटू 2 होगा = 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 18 × 2 मतलब 36r। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 36r और -24 मतलब 6 और 6 12r, और यहाँ से अगर 12 माइनस कर दे तो हमें कितना मिलेगा, -132r + 72 = 0। और r आपको क्या मिल रहा है, r हमें मिल जा रहा है 72 / 132। तो ये क्या कुछ अच्छा सा आंसर देगा हमें, चेक कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, तो चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से 3 और 6, यहाँ पर 6 और 6, यहाँ पर फिर से 2 और 8, यहाँ पर 3, तो 18/33 किलो ओम। ठीक है, तो ये कुछ आपका आंसर आ रहा है। तो आप एक बार चेक कर लेना हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही है या नहीं, गलत भी हो सकता है। मुझे इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि ये कैलकुलेशन जो है हमारा वो हमने कहीं पर गलती कर दिया, लेकिन हमारा जो ओए था, जो हमारा करने का तरीका था वो बिल्कुल सही है। तो आप एक बार घर पे चेक कर लेना, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बार खुद से कर लेना, तो चेक हो जाएगा कि जो यहाँ पर हमने बताया आपको आंसर वो सही है या नहीं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए नोडल एनालिसिस से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला, वो आपको करना ही चाहिए। तो चलिए वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है और इसमें 3 लूप है। ठीक है, ये एक लूप हो गया आपका, वेट सेकेंड, और यहाँ पर और एक लूप हो गया। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट क्या क्या है, इसमें आपका एलिमेंट है, ये आपका हो गया 10 ओम का, यहाँ पर और एक एलिमेंट है 20 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपका एक करंट सोर्स जो दिया गया है 2 एम्पियर का, जो इस तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक 15 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, एंड एक आपको करंट सोर्स दिया गया है जो नीचे की तरफ है, वो है 4 एम्पियर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपको यहाँ में नोड ढूंढना होगा, कौन सा वाला नोड आप लेंगे। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको शायद आपको मेश एनालिसिस से आप कर लिए थे शायद, हाँ मेश एनालिसिस से हमने कर लिए थे, उसमें I1 I2 एंड I3 पकड़ लिए थे। लेकिन अब आपको करना होगा इसको फाइंड, क्या फाइंड करना होगा, फाइंड वी, वेट अ सेकेंड, इसको VB लिख देते हैं। तो फाइंड VB फॉर द सर्किट। ठीक है, आपको इस सर्किट में VB फाइंड करना होगा, किससे, नोडल एनालिसिस से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको नोडल एनालिसिस से करना होगा, और इस पॉइंट को में आपका जो वोल्टेज होगा वो आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ना, इसीलिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं, पूरा दिन आप ट्राई करें, क्योंकि ये क्लास अब 6 PM पर आएगा, तो बाकी आपका पूरा दिन रह जाएगा, तो उसमें आप इसको थोड़ा सा ध्यान देके कर लेना। और अगर ना हो तो कमेंट में लिख देना
या फिर ग्रुप में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ आप कोई भी नहीं करेंगे कि शायद तो नेक्स्ट क्लास पे करवा ही देंगे तो फिर हम क्यों ट्राई करें, ठीक है। ऐसा कोई नहीं सोचना, प्लीज़ ट्राई करना घर पे, तो इससे आपका भी नॉलेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टामीटर, ठीक है। अब वोल्टामीटर के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो बेसिकली वोल्टामीटर है क्या, अगर कोई किसी को आपको अगर हम पूछ ले, ऑनलाइन क्लास है या भी तो लाइव क्लास में अगर पूछ लेते कि वोल्टामीटर क्या है, तो आप यही जवाब देते कि इट्स मेजर वोल्टेज, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्टामीटर का मतलब ये वोल्टेज मेजर करता है। लेकिन एक्चुअल में वोल्टामीटर क्या है, उसका जो सर्किट डिजाइन है, ये सब अब हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप आइडियल वोल्टामीटर का सर्किट ड्रॉ करना चाहे तो ये कैसा सर्किट ड्रॉ होगा कि कुछ ऐसे, जिसमें V वोल्टेज, ये वोल्टामीटर हो गया आपका, ये हो गया आपका वोल्टामीटर, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, I इक्वल टू 0, मतलब करंट फ्लो नहीं करना चाहिए लेकिन हमें वोल्टेज मिलेगा, तो तभी हम ऐसे वोल्टामीटर को कहेंगे आइडियल वोल्टामीटर, ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये जो वोल्टामीटर होता है V वाला, इसके साथ एक रेजिस्टर जुड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शंट, ठीक है। इस रेजिस्टर को हम कहते हैं शंट, एंड ये रहा आपका A पॉइंट, एंड ये रहा आपका B पॉइंट, एंड ये रहा आपका वोल्टामीटर, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टर होता है, ये कैसा रेजिस्टर होता है, ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, ठीक है। तो चलिए ये क्यों हाई, वेट अ सेकेंड, ये हाई नहीं होता, सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, ये हाई रेजिस्टेंस वाला होता है। क्यों इसमें रेजिस्टेंस बहुत ही हाई क्यों लिया जाता है, कि R इक्वल टू इन्फाइनाइट क्यों लिया जाता है, कि मान लीजिए ये आपका वोल्टामीटर हो गया, ये आपका AB पॉइंट हो गया। अब इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस किस में होता है, ओपन सर्किट में होता है। ओपन सर्किट जैसा ये रिएक्ट करेगा, तो ओपन सर्किट होने से सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा, ये वोल्टामीटर के अंदर से फ्लो करेगा। इससे ही हमें वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अगर दूसरे साइड से करंट चला जाए तो वोल्टेज हम नहीं मेजर कर पाएंगे, तो इसीलिए हम इसमें बहुत ही हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब वोल्टामीटर से जुड़े हुए कुछ नोट लिख दे जो आपको बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो नोट क्या क्या है हमारा, वेट अ सेकेंड, पहला जो नोड है, इट शुड टेक 0 और मिनिमम current in order to not disturb the expected, ठीक है। तो हमने आइडियल में ही आपको बता दिया कि अगर हमारा करंट 0 हो जाए तो तभी हमारा वोल्टामीटर में वोल्टेज एकदम एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम पहले लिख ले कि इट शुड टेक 0 और मिनिमम करंट, अगर इसमें 0 या फिर मिनिमम करंट आ जाए तभी हमारा जो वोल्टेज मेजरमेंट है उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं आएगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगा। अब दूसरा क्या है, वोल्टामीटर इज applied in parallel, ठीक है। वोल्टामीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। कैसे सर, तो मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये आपका एक बैटरी हो गया, और यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर दिया गया है, और ये हो गया आपका सर्किट। अब आपको कहा गया है कि इसका
रेजिस्टेंस का वोल्टेज मापो। तो तब क्या करेंगे, बाजार में जो वोल्टामीटर आता है उसका एक रेड वाला वायर आप यहाँ पर लगा देंगे, एक ब्लैक वाला वायर यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर आपका वोल्टामीटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस से ये वोल्टामीटर कैसे कनेक्ट हो रहा है, पैरेलली कनेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर लिखा दिया कि वोल्टामीटर इज अप्लाइड इन पैरेलल, हमेशा ये पैरेलली अप्लाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है आइडियल वोल्टामीटर एप शंट। शंट का मतलब जो रेजिस्टेंस रजिस्टर, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू इन्फानाइट, ठीक है, लाइक ओपन सर्किट। ठीक है, जो हमने यहाँ पर आपको बताया कि हम जो शंट लेंगे वो मैक्सिमम होना चाहिए कि जिसमें उस करंट को लगाए कि ये जो पोर्शन है ये ओपन सर्किट के जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए हमने तो यहाँ पर आपको बता दिया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप माने क्यों कि आप मान ले कि रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए तभी हमें वोल्टेज अच्छा मिलेगा, अगर हमारा आइडियल हो तो I इक्वल टू 0 होगा, ये हम क्यों माने। तो चलिए आपको रियल में एप्लीकेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो हेडलाइन दे देते हैं एक्सपेरिमेंट। तो चलिए एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आपका डाउट भी क्लियर कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट, ओके, तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, पहले तो आपका सूट एंड चश्मा पहन लीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका सर्किट हो गया, ये यहाँ पर आपका 50 ओम का आपको दिया गया है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है एक 100 वोल्ट का बैटरी और यहाँ पर 2 ओपन पॉइंट हैं जिस पर आपका लगेगा वोल्टामीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम किसके लिए करेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आइडियल वोल्ट मीटर में क्या होता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है या फिर शंट होता है ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब एक ओपन सर्किट के जैसा ये बिहेव करता है। तो ये हमने ओपन सर्किट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज कर लेंगे KVL को। ठीक है, तो आइडियल में और क्या होता है, I हमारा 0 होता है, I इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम I 0 कर दें तो अगर ये आपका 100 वोल्ट का बैटरी हो तो ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये आपका प्लस साइन हो गया, ये माइनस साइन हो गया। तो क्या करेंगे, -100, ठीक है, प्लस 50 इंटू I हो जाएगा और प्लस वोल्टामीटर का वोल्टेज इक्वल टू 0। तो अगर I हमारा 0 हो जाए तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो V हमें क्या मिलेगा, V हमें डायरेक्ट 100 वोल्ट ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये ओपन सर्किट होने से क्या हो रहा है, ये हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा, I इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अगर I 0 होने से क्या हो रहा है, ये 50I वाला जो टर्म होता वो 0 हो गया, तो हमें जो एक्यूरेट वोल्टेज है वो मिल जा रहा है। ठीक है, अब आइडियल वोल्टामीटर तो नहीं होता, क्या होता है प्रैक्टिकल वोल्टामीटर। तो प्रैक्टिकल वोल्टामीटर के लिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल वोल्टमीटर। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो हमारा एक रेजिस्टेंस आएगा, तो ये रहा आपका 50 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहा आपका 100 वोल्ट का बैटरी और यहाँ पर मान लीजिए हमने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस मतलब शंट के साथ लगाया हुआ है एंड ये रहा आपका वोल्टामीटर V। तो यहाँ पर क्या है 50 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका 100 ओम का जो शंट है एंड ये रहा आपका 100 वोल्ट का बैटरी। तो अगर हम इसमें KVL यूज करें तो मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, ये बैटरी का माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस। तो अगर कैलकुलेशन करें क्या मिलेगा, -100 प्लस 50I प्लस 100I इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको I का वैल्यू क्या मिल रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें वोल्टामीटर के लिए तो वोल्टेज हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज हमें मिलेगा करंट
इन आई इंटू आर, यही तो मिलता है। तो आई है आपका 100 इंटू 150 और रेजिस्टेंस आपका कितना है, ये 100 ओहम वाला इंटू 100, तो आपका क्या आएगा 1 4 टाइम 0 डिवाइड बाई 150। तो अगर कैलकुलेशन कर ले तो आपको क्या मिल रहा है 66.67 वोल्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आप एक कम रेजिस्टेंस का सांड लगा रहे हैं तो आपको 100 वोल्ट की जगह 66.67 वोल्ट मिला। अब कई क्वेश्चन स्टूडेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने ये क्यों किया, यहाँ पर 100 क्यों मल्टीपल किया, यहाँ तो पर तो एक 50 वोल्ट का भी रेजिस्टेंस था तो वो क्यों नहीं मल्टीपल किया। तो अगर वो जुड़ जाता तो तभी तो हमें जो 100 वोल्ट था वो ही आंसर मिल जाता। लेकिन यहाँ पर हमने किसका रूल फॉलो किया, यहाँ पर हमने जो वोल्टेज डिवीजन था कि आई इंटू आर एक्स डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, यही फॉर्मूला को यूज किया है। ठीक है, इसीलिए हम किस रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं वोल्टेज। देखिए वोल्टामीटर कहाँ पर लगा हुआ है, ये सांड के ऊपर लगा हुआ है पैरेलली, तो वोल्टेज किसका निकलेगा, ये 100 वोल्ट ओम का रेजिस्टेंस का निकलेगा। तो इसीलिए हमने 100 मल्टीपल किया है ना कि 150 को। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली क्या मिलता है हमें, 100 वोल्ट की जगह 66.67 वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरर आपको मिल जा रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं वोल्टामीटर के साथ एक पैरेलली एक हाई रेजिस्टेंस जुड़वा देता है। ठीक है, जिससे आपका कम से कम जो एरर आए एंड हमारा जो प्रैक्टिकल वोल्टामीटर से भी काफ़ी हद तक आइडियल वोल्टामीटर जैसा वैल्यू हमें देखने को मिले। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि वोल्टामीटर का जो सर्किट होता है वो कैसा होता है। अब वोल्टामीटर के बारे में और कुछ जान लेते हैं जो थ्योरी में हम लिख लेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नोट को हम यहीं नीचे ही लिख लेते हैं। तो हमारा जो वोल्टामीटर का नोट है वो बहुत ही छोटा सा है, तो आप लिख लें कि आइडियल वोल्टामीटर मेजर, क्या मेजर करता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आइडियल वोल्टामीटर होता है वो क्या करता है, वो ओपन सर्किट का वोल्टेज निकालता है। तो आइडियल क्यों ओपन सर्किट, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और वो कैसा रिएक्ट करता है, वो एक ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा आइडियल वोल्टामीटर एक ओपन सर्किट का वोल्टेज निकालता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम जानने वाले हैं एमीटर के बारे में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, वेट, हाँ। तो हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एमीटर। ठीक है, यहाँ पर और एक एम होगा तो एमीटर। ठीक है, तो एमीटर आखिर में आपको क्या एमीटर के बारे में पता है कि जो हमारा करंट को मेजर कर सकते हैं उसको ही कहते हैं एमीटर। तो लिख लेते हैं मेजर करंट। ये तो आप सभी को पता है कि करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर के यूज करते हैं, लेकिन ये कैसे कनेक्ट होता है और इसके जुड़े हुए कुछ नोड लिख लेते हैं। तो पहला जो है एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज कनेक्शन। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि एमीटर हमेशा सर्किट से सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0 और नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारा एमीटर तभी आइडियल कहा जाएगा अगर उसमें रेजिस्टेंस 0 आ जाए या फिर इतना कम आ जाए कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों है हमारा एमीटर का दो नोटेबल चीज़ या दोनों प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वोल्टामीटर में क्या था, वोल्टामीटर में हमारा था कि हमारा जो रेजिस्टेंट या फिर जो सांड होगा वो क्या होगा, वो इन्फानाइट टाइम लार्ज होना होगा। लेकिन एमीटर में क्या होगा, वो 0 टाइम स्लो या फिर नेग्लिजिबल होना होगा। अब एमीटर दिखने में कैसा है, ये एक सिंपल वायर जैसा है। ठीक है, ये हो गया आपका आइडियल ए बी, ये हो गया आपका आइडियल एमीटर। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ वायर कनेक्ट है, इसमें आर क्या है, आर इक्वल टू 0 है। लेकिन प्रैक्टिकली एमीटर कैसा होता है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है और उसके बाद हमारा एमीटर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट एंड ये हो गया आपका बी पॉइंट एंड ये कैसा है, ये प्रैक्टिकल एमीटर। ठीक है, तो ये आपका जो कॉमन चीज़ है वो आपको आ गया। तो अब और एक चीज़ लिख ले एमीटर से जुड़े हुए कि आइडियल एमीटर मेजर शॉर्ट सर्किट करंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो कहा था कि हमारा वोल्टामीटर में कि एक आइडियल वोल्टामीटर ओपन सर्किट के लिए वोल्टेज निकालता है, लेकिन यहाँ पर आइडियल एमीटर शॉर्ट सर्किट के मतलब वो क्या हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक आपका 5 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट हुआ है, 5 वोल्ट। और हमारा एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। तो ये रहा आपका सीरीज में एमीटर लगा हुआ। तो ये है बैटरी का नेगेटिव साइड, ये है आपका पॉजिटिव साइड, ये आपका पॉजिटिव साइड एंड ये आपका नेगेटिव साइड। अब देखिए ये जो पॉइंट था ए एंड बी, जो पॉइंट था वो एमीटर ने कनेक्ट कर दिया और दोनों वायर को डायरेक्ट कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, वो शॉर्ट सर्किट ही कहलाता है, क्योंकि आइडियल में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि आइडियल एमीटर मेजर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जो है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट में हम चेक करेंगे कि हाँ सही में क्या रेजिस्टेंस 0 होने से हमें परफेक्ट करंट मिल रहा है या नहीं। तो यही सर्किट के लिए कर लेते हैं फॉर 1। तो इसमें क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस हमारा 0 हो जाए, मतलब एमीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस जुड़ा नहीं है, तो हम अगर क्या करेंगे, हम KVL यूज कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो -5 वोल्ट का आपका बैटरी, ये आपका मान लीजिए 5 ओम का आपका रेजिस्टेंस, तो +5I इक्वल टू 0। यहाँ पर एमीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस जुड़ा नहीं है, तो आपको करंट कितना मिल रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में आपको क्या मिला, 1 एम्पियर करंट मिला। लेकिन अगर आप इसके एमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता कि सर्किट कुछ ये रहा आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये रहा आपका 5 वोल्ट का बैटरी एंड ये रहा आपका एमीटर, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो मान लीजिए और एक 5 ओम का। ठीक है, और एक 5 ओम का। तो तब क्या होगा, तब -5 प्लस 5i इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 10i इक्वल टू 5 एंड i कितना मिला, 5 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.5 एम्पियर। तो देखिए अगर हमारा एमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, वो जितना भी छोटा हो जाए, मतलब 5 ओम भी हो जाए, तब भी देखिए आपका करंट में कितना डिफरेंस मिल रहा है। एक्चुअल में होना था वो उसको 1 एम्पियर, लेकिन हमें मिल रहा है 0.5 एम्पियर, मतलब 50% एरर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आइडियल एमीटर पाने के लिए हमें क्या करना होगा, आइडियल एमीटर पाने के लिए हमें जितना हो सके उतना कम रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर एमीटर के साथ लगाना होगा, या फिर एमीटर का रेजिस्टेंस हमें 0 या नेग्लिजिबल करना होगा। ठीक है, तो एक और नोट लिख लें, जो है करेंट मेजरमेंट इज लो because
शांट इज हाई with respect to circuit in order of resistance in circuit। ठीक है, अब देखिए ये जो सर्किट था इसमें हमारा रेजिस्टेंस क्या लिया, हमने 5 ओम लिया, और एक जो रेजिस्टेंस था सर्किट में वो क्या था, वो भी 5 ओम था। तो देखिए उस रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट में हमारा जो शांट लिए हैं हमने वो बहुत ही हाई है, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर नोट लिखा है कि करंट मेजरमेंट बहुत ही लो आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 50% आपका एरर आया, मतलब बहुत ही कम एरर आया है, सॉरी बहुत ही कम एरर नहीं, बहुत ही कम वैल्यू आया है हमारा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो शांट लिया है वो सर्किट में प्रेजेंट रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही हाई है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा करंट जो है वो इतना एरर आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही लो रेजिस्टेंस ले ले तो आपका जो करंट मेजरमेंट है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर आप इसके साथ एक 0.001 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते और ये रहा आपका एमीटर एंड ये रहा आपका बैटरी जो कितना है 5 वोल्ट का, तो 5 वोल्ट, तो तब क्या होता थर्ड केस में देख लेते हैं। तो थर्ड केस में क्या होगा, -5 + 5i + 0.001 i = 0। तो ये आपको क्या देगा, 5.001 i = 5। तो i आपका क्या आएगा, 5 / 5.001। तो ये काफ़ी हद तक आपको 9.8 कुछ आपको सॉरी 9.8 नहीं, 0.98 कुछ ऐसा आपको करंट दे देगा। ठीक है, एम्पियर। तो देखिए 1 एम्पियर एक्चुअल है लेकिन हमें दे रहा है 0.9 एम्पियर, तो ये भी काफ़ी हद तक सही हमें वैल्यू मिल रहा है। तो ये वैल्यू पाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो शांट है वो जो प्रेजेंट रेजिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में हमें लो लेना होगा। तो इससे हमारा जो करंट मेजर होगा वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने काफ़ी हद तक जो हमारा वोल्टामीटर एमीटर था वो हमने देख लिया। जो हमारा पुराना क्लास था जो जिसमें हमने कुछ किया था जो मेश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस, वो भी हमने काफ़ी हद तक अच्छे से आपको पढ़वा दिया है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल सोर्स एंड जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है वो आपको करवाएंगे। अभी हम क्लास थोड़ा सा कम टाइम के लिए रख रहे हैं, क्योंकि आप अगर हम 2 घंटे या उससे ज़्यादा का क्लास रख दें तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपका ध्यान भी रह जाए और आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अभी भी हमारा पास पूरा महीना बाकी है कोई इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और एक बात, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब स्टूडेंट से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब स्टूडेंट्स का व्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वी नीड ओनली योर टाइम एंड योर सपोर्ट। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो है कल 6 बजे। तब तक बाय बाय, थैंक यू।